हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। वेलकम टू त्रिपान स्टडी सेंटर। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस। दोस्तों ये चैप्टर जो है क्लास 12 जो है बायोलॉजी के चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, लेकिन साथ में जो है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में जो है काफ़ी कुछ हम जानेंगे और ये चैप्टर साथ में जो है 8th 9th 10th और 11th 12th के बच्चे उनके लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो है आपको जो है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाई जाएगी, तो ये बहुत ही है जो डबल डोज के रूप में आपके समक्ष रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो और अमल भी करना चाहिए, वो ये है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is biosynthetic pathway, means dark reaction. What do you mean to the biosynthetic pathway? Is a dark reaction. The first point is here, both NADPH2 and the ATP produced during the light reaction are essential requirement of synthesis of carbohydrate. And second is this series of reaction which is the catalyst, there are reduction of CO2 to carbohydrate, also called to the fixation of the CO2, take place in the stoma of the chloroplast. And this reaction are independent of the light. Light is not necessary but can be continued in the light as well if the product of the light reaction unavailable. Thus it is also called to the dark reaction. Yes, mean to the dark reaction is the light as well. The product of light reaction is are available. This is called dark reaction. The carbon fixation reaction produces sugar in the leaves of plant, from where it is export to other tissue of the plant as a source of both organic molecules and energy for a growth and metabolism. There are two major pathways by which the CO2 fixation dark reaction take place. The first is CA3 cycle, also called the Calvin cycle after the name of the discoverer Melvin Calvin. Then in this cycle is initially the atom pair CO2 is accepted by the 5 carbon sugar ribose is a biphosphate RUBP, resulting in the generation of the two molecules of 3 carbons compound 3-phosphogenerics is the acid PGA. This is a 3 carbon molecules is the first stable product of pathway and then the name of C
3 cycle in given. Formation of PGA is called carboxylation. Carboxylations. This reaction is catalyzed by the enzymes called ribose biphosphate carboxylase means oxygenases are ribose. This enzyme is a probably there is a most abundant protein on earth. Friend, here show the Calvin cycle is the most important for the exam view. So learn there is the very important reaction starting for the upper sides is a regeneration means the ADP. The trisulfide phosphate is a sucrose starch and the reductions. There is important is carboxylations, phosphogensate and ADP is the reaction is a learn that is the most important for the exam. Examiner is a the ask for the question for the many exam. There is the most important for the cycling reaction Calvin cycle. This starting for the CO2 carbon dioxide is inhale and H2O. There are carboxylations and there is the reaction is the goes by to a clockwise on their reaction. And in the next step of PCA is the reduced to a 3 carbon carbohydrate is called triose phosphate. Using to NADPH2 and the ATP from a light reaction, much of these molecules are given drive from to C3 cycle and use the synthesis of others carbohydrates such as glucose and sucrose. To complete the cycle, the initially 5 carbon acceptor molecules RUBP is the residence from the trigose phosphate using the ATP molecules. Thus, the C3 cyclic is a continue to regenerated the CO2 acceptor RUBPH. दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैव संश्लेषणात्मक पथ यानी अद्रिप्त अभिक्रिया, इसे हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी जैव संश्लेषणात्मक पथ जो है अद्रिप्त अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये अभिक्रिया जो है अपना एक अलग स्थान रखता है। कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया के दौरान बने NADPH2 एवं ATP कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभिक्रिया को जो है श्रृंखलाओं जो CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन जो है उत्प्रेरित करती है। ठीक है, क्या करता है? उत्प्रेरित करती है। पनहरियम के जो है स्टोमा में होती है। इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्त्रीकरण भी कहते हैं, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्त्रीकरण कहलाता है। यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। अंत इसके लिए प्रकाश आवश्यक भी नहीं होता है, लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है। अंत इन्हें हम अद्रिप्त अभिक्रिया या अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं। एक यही रिएक्शन है जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए ये अभिक्रिया जो है कई मायनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं कार्बन स्त्रीकरण की अभिक्रिया के द्वारा जो है पत्तियों में शर्करा का निर्माण होती है और जहाँ से पौधों में अन्य भागों में कार्बनिक अणुओं एवं ऊर्जा के रूप में अन्य भागों में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जो पौधे की जो वृद्धि के लिए चयन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, इसका जो है फोर्थ पॉइंट यही बात कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्त्रीकरण यानी अद्रिप्त अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार से समान होती है, जिसमें ये है कार्बन C3 चक्र और कार्बन 4 चक्र। तो पहले तो हम करेंगे कार्बन 3 चक्र के बारे में कि आखिर इसमें है क्या। देखिए, कहते हैं कार्बन C चक्र, इसे जो है खोजकर्ता मेल्विन कैल्विन के नाम पर जो है कैल्विन चक्र भी कहते हैं। यानी इसका नाम अगर एग्जाम में आए कैल्विन चक्र के जो है डायग्राम ड्रॉ करो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपने C3 चक्र को ही याद रखना, किसी को जो है कैल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इस चक्र में जो है आरंभ में वायुमंडलीय CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 5 कार्बन शर्करा जो है रिबुलोज बाइफॉस्फेट के द्वारा ग्रहण की जाती है तथा 3 कार्बन यौगिक के 2 अणु जो है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी PGA बनाता है। यह 3 कार्बन युक्त अणु इस पथ का जो है प्रथम जो है अस्थायी उत्पादक माना गया है। अंत इसे जो है C3 चक्र भी कहते हैं। PGA के निर्माण की प्रक्रिया को जो है कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, यानी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया एंजाइम रिबुलोज और बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज यानी कार्बोक्स को द्वारा उत्प्रेरित होती है। यह एंजाइम पृथ्वी पर जो संभवतः सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन माना जाता है। इस चित्र में आप देखोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाया गया है कैल्विन चक्र का।
केल्विन चक्र जो है दोस्तों, इस याद रखना C3 चक्र भी कहते हैं। ये जो होता है हमेशा वायुमंडल में स्टार्ट होता है, जो कि ये एंटी क्लॉक नहीं जाता, क्लॉक वाइज घूमता है, यानी ये सीधे क्रम में चलता है। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को दिख भी रहा होगा, जहाँ 1 लिखा हुआ है। तो इसमें जो है कार्बोक्सिलेशन सबसे पहले होता है, उसके बाद तीसरा जो है फास्फोग्लिसरेट होता है, जिसमें ATP निर्माण होती है अपचयन के द्वारा, जो होता है ATP प्लस NADPH का निर्माण होता है, और साथ में जो है ATP और P1 NADPH पॉजिटिव का निर्माण होता है। तो ये दूसरा स्टेप में जो है ट्राइलोज फास्फेट के रूप में कन्वर्ट होता है, जिसमें जो है शर्करा और स्टार्च जो है बनता है। जब ये रिलीज होकर आगे बढ़ता है तो ये फिर से जो है पुनरुत्पाद के रूप में आ जाता है, यानी ADP आ जाता है और ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और ये तीसरा पॉइंट बनता है। तो इस प्रकार जो है आपका केल्विन चक्र जो है पूरा अपना चक्र जो है कंप्लीट करता है, और ये पौधों के लिए जो है अपना इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है। कहते हैं कि दूसरे चरण में जो है PGA का जो है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ट्राइलोस फास्फोरस भी कहते हैं, NADPH2 एवं ATP की सहायता से अपचयन हो जाता है। प्रकाश अभिक्रिया में NADPH2 एवं ATP जो है प्राप्त होते हैं। इसमें अधिकांश अणु C3 चक्र से निकल जाते हैं तथा इसका अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज एवं सुक्रोज के संश्लेषण में इस्तेमाल भी होता है। कहते हैं चक्र को पूरा करने के लिए प्राथमिक 5 कार्बन ग्राही अणु यानी RUBP का जो है पुनरुत्पाद जो है ट्राइजोज फास्फोरस से जो है ATP अणु के द्वारा होता है। अंततः इसे हम C3 चक्र आरंभ हो जाता है। तो C3 चक्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम व्यू से, क्योंकि ये एग्जामिनरों का सदैव ही फेवरेट क्वेश्चन बना रहा है, चाहे वो C3 हो या C4 हो। तो दोनों डायग्राम जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा C4 में क्या है। Friend, there next is a C4 cycle. Here is a Hatch-Slack cycle. Means there is also called to the Hatch-Slack cycle, the C4 cycle. The C4 cycle seems to be on adaptations from the plant growing under dry, hot environment. Such a plant can photosynthesis even in the condition of the very low CO2 concentration and under to the potential closure of the stomata. Such a plant can be grow at the low water contents, high temperature and the high light intensity. Is a sugarcane and magazine are some example of here. The most important example is a sugarcane and magazine. There is such a plant can be thus grow at the low water content. There is a low water content is example sugarcane and magazine. There is some example. The photoreception expressions is oxidation of the rubs PB in the presence of CO2. Friend, photodispersions is the oxidations of RUBP in the presence of CO2 is absent in there. This is a plant, so their photosynthetic rate is high. For a detail of photodispersions, refer to the lesson 12 and the plant dispersion section of 12.5 and the next chapter. The lesson of the C4 plants and show presence of Dimorphic chloroplasts is called to the cranozoatoms. Cranozoatomy is the most important here. And in this plant, there is vascular bundle has been studied with a large branchioma cell around them into the form of breath, and breath is there is a name of crans anatomies. Crans means breath. There is a leaves post 2 types of chloroplast, Dimorphic and chloroplast. Chloroplast is the mesophyll cells are smaller and have a well-developed grans chloroplast but do not is accumulate a starch. Chloroplast in their bundle stated is the cells are larger and the lack of granules of chloroplast but is contain numerous starch grains. Friend, here show the transfer of a section of the magazine's leaf showing the crunch and anatomics. There is a show in this picture is the most important picture. There is upper epidermis, wolf-form cells and the cuticles and the spongy mesophills too, and lower epidermis in the stomach cavity is also present. Stoma and cavity also present of xylem and phloem, and the vascular bundle is both are xylem and phloem. There is also present the xylem is a cavity bundle studied, and chloromatus is the metaxylems, and phloem is the hair. There is a transverse section of the magazine leaf showing the crans and anatomics. The crans anatomics is the most important for the exam view.
In the C4 plant, this is initially acceptor of CO2 is the phosphophenol is the puric acid RPEP. A three carbon compound is combined with the CO2 is the presence of enzyme. Phenol is a pyruvic carboxylase yani PEP is carbolyzed and form a C4 acid. The oxalic acid is the OAA. This fixation of CO2 occur in the cytosols of their mesophyll cell of the leaves. OAA is the first stable product of the cycle, which is the 4 carbon compound, and hence their name C4 pathway is given. An OAA then travel from the mesophyll cell to the chloroplast of bundle-shaded cells, where it is released the fixed CO2. The C3 cycle operate within these cells, and this is the CO2 intermediately combined with the RUBP in the C3 cycle, producing a sugar. Friends, so that this cycle is a C4 is the most important. There is a mesophyll cell, is a atmospheric CO2, and a plasma membrane cells walls, and the photophenols, pyruvatics, and the fixation, regeneration, the C4 acid and C3 acid here. And the phosphodiesterase is a bundle series of cell also present here. Here to show the other diagrams in this attach there is a bundle series cells and transport is a C4 acid, and there are transport of the C3 acid on the 4 there is a decarboxylation. The decarboxylation is the formation on this reaction. There is a C3 photosynthetic carbon cycle. Thus the C4 pathway of the dark reaction, there is a 2 carboxylic enzyme that is a take part. The PEP is a carboxylase PEPCO is the mesophyll cell, and the RUBP is a carboxylase ribosylate in the bundle shaded cells. The difference between C3 and the C4 plant are tabulated below. Friend, here the difference between to the C3 and C4 plant is the most important difference. Here the is a carbon dioxide fixation, and C3 plant is occur once, but C4 plant is occur twice. And first is the mesophyll cells, then is the bundle shaded cells, and second is a carbon dioxide acceptor. The C3 plant is the only one acceptor RUBP, as which is the occur in all green cells of the plant, but is the C4 plant is in a mesophyll cell PEP. Phosphonols as a puric acid C3C is a compound is a CO2 acceptor, but it is a bundle shaded cells RUBPs, and a 5C compound is the CO2 acceptor. There this other side there is a carbon dioxide fixing of enzyme. The here C3 plant is a rub piece. A B piece is a carboxylic, which is a not to be expensive when the CO2 coin in the low. But C4 plant is there is a PEP is a carboxylase, which is a very expensive even if the CO2 concentration is a low. RUBP is a carboxylase work efficiently is because the carbon dioxide concentration in a high. And the 8th list is the last is the first product of photosynthesis. The first stable product is a C3C compound is the photolactic acid, and other side C4 their first product is a 4C compound oxalic acid. And another difference is the concentration of CO2. The concentration of the CO2 here C3 is a high CO2 concentration promote to the photosynthesis, and other side C4 is a photosynthesis efficiency is a high even if a CO2 concentration is a low. But leaf antinomist is the most important. There is a C3 only one types of chloroplast. Curse autonomist is absent. But C4 is a two types of chloroplast. Dimorphics occurrence anatomics two types of cell each with the open types of chloroplast are present. And other side is a photodispiration. Is a photodispiration the occur excess of oxygen is on the inhibitor of the photosynthesis is a C3, but C4 is a photodispiration is absent. The photosynthetic efficiency is a further increased, and the efficiency means is of less efficiency of photosynthesis than the C4 plant. Yard is usually to much lower, but lower efficiency of photosynthesis as a compared to that of the C3 plant. Yard is usually much higher.
दोस्तों यहाँ पर जो है कार्बन 4 यानी कार्बन 4 चक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो इसको मिस मत कीजिए, इसको ज़रूर जो है नोट कर लीजिए और एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि C3 और C4 जो है 100% आएगा और 5 नंबर आपके फ्री फंड के बन जाएंगे। तो इसको मिसिंग नहीं कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने रखता है। कहते हैं इसको जो है प्रतिपादित हैच एवं स्टैक चक्र भी कहते हैं, यानी इसको हैच एवं स्लैक जो स्लैक चक्र भी कहते हैं। तो नाम बदला हुआ एग्जाम में आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़ होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए नाम को भी याद रखना, आप याद बेशकली कर लो, अगर इसका नाम याद ना करोगे किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जाम में यही आ जाएगा तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि C4 चक्र को जो है हैच एवं स्लैक चक्र भी कहते हैं। ये जो है C4 चक्र ऐसे पौधों के लिए है जो शुष्क एवं गर्म वातावरण में उगते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये साइकिल है, ये आपको याद रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, क्योंकि ये शुष्क और गर्म वातावरण में उगने वाले पौधों के लिए है। कहते हैं एक अनुकूलतम प्रतीत होती है। ऐसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की अति अल्प मात्रा एवं स्टोमेटा छिद्रों के आंशिक रूप से बंद होने पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यानी स्टोमेटा अगर बंद रहता है फिर भी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ऐसे पौधे जल की जो है अल्प मात्रा उच्च ताप एवं उच्च प्रकाश में भी तीव्रता के साथ करते हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। ये आप देखते भी होंगे कि गन्ने के लिए जो है अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जो मक्की की खेती आप लोग करते हैं उसके लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्वार के लिए भी नहीं पड़ती है। तो इसे C4 चक्र में ही रखा गया है। प्रकाश श्वसन जो है RUBP इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकरण करता है। इन पौधों में जो है अनुपस्थिति होती है, अंततः इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो है विस्तृत चरण जो है आगे हम 12 चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हम डिस्कस भी करेंगे, जो आगे वाला चैप्टर होने वाला होगा। कहते हैं C4 पौधों के पत्तियों में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसे हम कैंची आकारिकीय यानी क्रैंच एंड्रोनोबिस कहते हैं। ये जो है C4 पौधे की पत्तियों की विशेषताओं किस प्रकार है। देखिए पौधों की जो पत्तियों की विशेषता है C4 इनके पौधों की, वो क्या है। देखिए कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि C4 पौधे की पत्तियों की क्या विशेषता है, तो जिन बच्चों को पता होगा वही बता पाएंगे ना। इसका 4 जो है इंपॉर्टेंट्स है। पहला तो यही है कि पत्तियों में प्रत्येक संवहनी मंडल के चारों तरफ जो है मुद्रिक कोशिकाओं का अच्छद होती है, जिसे हम मंडल अच्छद कहते हैं, जिसके कारण इसे जो है क्रैंची आकारिकीय भी कहते हैं। क्रैंची अर्थात अंचंद्र। पत्तियों में 2 प्रकार के हरित लवक यानी जो है द्विरूपक हरित लवक होते हैं। पत्ती के जो है मेसोफिल कोशिकाओं में उपस्कृत छोटी हरित लवक होते हैं, उनमें जो है सुविकसित ग्रेन भी होते हैं, परंतु इनमें स्टार्च एकत्र नहीं होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो होता है C4 चक्र में जो होता है, जिनकी पत्तियों की विशेषता होती है, इसमें स्टार्च जो होती है दोस्तों एकत्र नहीं होती है। ये याद रखना, ये PMT क्वेश्चन बनता है। बंडल जो है अक्षद्रकीय कोशिकाओं के भीतर हरित लवक अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं और उनमें जो है ग्रेन नहीं होते हैं, बल्कि उनमें असंख्य स्टार्च कण होते हैं, यानी उसमें ग्रेन नहीं होते हैं, ग्रेना नहीं होते, जबकि उसमें बहुत सारे असंख्य स्टार्च कण होते हैं। कहते हैं C4 पौधों में जो है CO2 का जो है प्राथमिक गाही 3 कार्बन अणु युक्त जो है सफाई नॉल्स पायरुविक्स अम्ल अथवा PEP होता है। यह जो है फास्फोनॉल पासोर्बेट कार्बोजिलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है CO2 के साथ मिलकर एक 4 कार्बन युक्त अम्ल यानी क्लैक्सो एसिटिक्स अम्ल जो है OAA बनाता है। और CO2 का यह स्थिरीकरण जो है मेसोफिल कोशिका द्रव यानी साइटोसोल में होता है। OAA जो है इस चक्र का प्रथम 4 कार्बन युक्त उत्पाद है। अंततः इसे हम C4 पथवी के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम C4 साइकिल के नाम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है आप देखोगे तो बहुत विस्तृत चित्र है। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाने की कोशिश किया गया है। ये जो है बंडल अच्छद कोशिका दिखाई गई है, निम्न एपिडेमिस दिखाया गया है, मेसोफिल कोशिका, स्टोमेटा, ऊपरी एपिडेमिस, कैलिकल्स। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्तियों के लिए रखता है कि ऐसे पत्ती का जो वहाँ पर पाए जाते हैं हर्ष एरिया में, जहाँ गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उनकी जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, ये इस डायग्राम में यहाँ पर पूरी तरह से दिखाने की कोशिश किया गया है। और ये काफ़ी विस्तृत डायग्राम भी है। तो ये काफ़ी एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट रखता है कि जो हर्ष पौधे के होते हैं, जो गर्म वाले इलाकों में पौधे के पत्तियों किस प्रकार होते हैं, उसके काट सेक्शन का जो है आप चित्र बनाएं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है आपको। कहते हैं OAA जो है मेसोफिल कोशिकाओं के बंडल अच्छद्र के हरित लवक की ओर जाता है।
जहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इन कोशिकाओं में जो है C3 चक्र भी चलता है। अंत CO2 जो है तुरंत RUBP से जुड़कर C3 चक्र द्वारा शर्करा का जो है निर्माण भी कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर C4 जो है चक्र का जो है डायग्राम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है एग्जाम व्यू से, तो उसको देखना आपको जो है फर्ज बनता है। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है। अब देखोगे तो वायुमंडल में CO2 का जो है संतुलित होती है, इसमें मेसोफिल कोशिका उपस्थित होती है। कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति दोनों जो होते हैं इसके अंदर होते हैं फास्फोनॉल पाइरुवेट यानी HCO3 और स्थिरीकरण यानी पुण्य उत्पादन में जो है इधर साइड जो होगा CH3 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा। तो इस तरह से जो है ये परिवहन कर जाते हैं और परिवहन करने के बाद जो होते हैं बंडल अच्छत कोशिकाओं की ओर प्रवेश कर जाते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो इधर जो होता है परिवहन में C4 अम्बल होती है, दूसरी तरफ जो है C3 अम्बल के रूप में, जिसमें हमारा जो है डीकार्बोक्सिलेशन की जो है निर्माण होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। अंततः जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया के C4 चक्र चलता है और C3 तुरंत जो है RUBP से जुड़कर C3 चक्र द्वारा जो है शर्करा का निर्माण भी कर लेता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट के साथ जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी होता है। अब कहते हैं कि अंततः अप्रकाशीय क्रिया के C4 चक्र में 2 कार्बोलिस एंजाइम होते हैं, 2 कार्बोलिस एंजाइम होते हैं, तो उनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें जो होता है PEP केस जो मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? मेसोफिल कोशिका में जो है ये पाया जाता है। अंततः इसको हम रोविस कोश जो बंडल अक्षद्र कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखिए ये सब बातें कितने इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर जो है कई बार एग्जामिनर का ये भी फेवरेट बनता है कि C3 और C4 में क्या अंतर है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे 11वीं क्लास के बच्चे हों, NCERT कर रहे हो, चाहे पंजाब बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के, चाहे UP बोर्ड के लिए हो, ठीक है, चाहे CBSE हो या आपका NIS बोर्ड हो, सब जगह जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मान्यता देता है। तो ये इसके आपको टाइप को याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण भी बन जाता है कि C3 और C4 पौधों में क्या अंतर है। देखिए CO2 का जो स्थिरीकरण होता है, यानी इसमें जो स्थिरीकरण दिखाया गया है, तो C3 में जो है एक बार ही होता है सिर्फ, और C4 पौधों में जो है 2 बार होता है। प्रथम बार जो है मेसोफिल कोशिकाओं तथा दूसरी बार जो होता है बंडल अच्छद्र कोशिकाओं में होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं CO2 जो है गाही होती है, RUB एक जो है 5 कार्बन यौगिक के साथ निर्माण होती है C3 पौधों में, और C4 पौधों में जो होता है मेसोफिल कोशिका में जो है PAP यानी जो है फास्फोनॉल पाइरुविक अम्ल एक 5 कार्बन यौगिक तथा बंडल अच्छद्र कोशिकाओं में RUBP के रिगार्डिंग चलता है। कहते हैं C2 स्थिरीकरण एंजाइम क्या करता है, RUBP जो है कार्बोक्सिलिक इसकी दक्षता कम होती है, जबकि यहाँ C4 में जो होता है PE जो है कार्बोक्सिलेज दक्षता अधिक होती है, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या होती है। देखिए यहाँ उत्पाद की बात की गई है, तो यहाँ में C3 जो होता है एक C3 अम्ल TGA का निर्माण होता है, लेकिन जो C4 अम्ल होते हैं इसमें हम जो है क्लक्सो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। उसके पश्चात है पत्ती में संरचना कैसी होती है। देखिए पत्ती में C3 में क्या होता है, केवल एक प्रकार के हरित लवक पाया जाता है किसमें, C3 में। और C4 में क्या होता है, कोरेंजी आकार की अथवा 2 प्रकार की कोशिकाएं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग हरित लवक होता है। यानी ये आपको पता है कि जो है और स्टोमेटा के बिना भी जो है इसमें अभिक्रिया कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है, इसलिए इसमें डबल होती है। उसके बाद प्रकाश श्वसन। देखिए प्रकाश श्वसन कैसे करती है, यानी जो है फोटो रिस्पिरेशन कैसे करती है। कहते हैं कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए संपर्क का कार्य करती है, वो C3 में करती है, और यहाँ C4 में क्या करती है, अधिक जो है CO2 मात्रा के द्वारा जो संवेदित रहता है, और इसलिए जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण को जो है संदमादित नहीं होने देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। उसके पश्चात है दोस्तों दक्षता। देखिए दक्षता भी अपना जगह पर इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं C4 पौधों की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण की दक्षता कम होती है, ठीक है। C4 के रिगार्डिंग जो है C3 में इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की दक्षता जो होती है बहुत कम होती है, और उपज प्रायः भी कम होती है। देखिए अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं बनती है, उपज भी बहुत कम होती है इसमें C3 में C4 के रिगार्डिंग, तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बना देता है दोस्तों। देखिए इसमें अगर हमारा जो है C4 में कहते हैं C3 पौधे की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की दक्षता इसमें सबसे अधिक होती है,
तथा ये उत्पाद अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में ही करती है, यानी यहाँ पर उत्पाद भी जो है अधिक मात्रा में करती है। तो C4 जो है देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए जो है आपको स्टोमेटा जो है बंद रहे फिर भी अपना कार्य कर जाती है। तो ऐसे पौधे जो होते हैं हर्ष इलाके में रहते हैं। आपने देखा होगा कि C4 के पौधे के एग्जाम्पल क्या थे दोस्तों, याद है आपका? शुगर कैन थे, मैजिन थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पौधे होते हैं जो C4 पौधों के रिगार्डिंग आते हैं। बाकी जो पौधे होते हैं जैसे गेहूँ जैसे हो गया आपका धान हो गया, तो वो C3 के कैटेगरी में आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, एग्जाम्पल भी कई एग्जामिनर पूछ लेता है। The next topic is factor affecting the rate of photosynthesis. Who is the factor is affecting the rate of photosynthesis? So here, the factor affecting the photosynthesis is a factor affecting the photosynthesis can be divided into two broad category: the internal and external factor. Here, internal and external factor. The first is internal factor. The internal factor is a chlorophylls. The amount of chlorophyll present has a direct relationship with the rate of photosynthesis because this pigment is directly involved in trapping the light energy responsible for the light reaction. The second is a leaf age and the anatomy. When here, newly expanding leaves show the gradually increasing the rate of photosynthesis, and the maximum in the reaches when their leaves achieve a fully size. Chloroplast function decline as the leaf age. Rate of photosynthesis is there influenced by the variation in a number, structure and distribution of the stomata, and second is the size of distribution of the intercellular space, and third is the relative phosphorescence of plasmacyte is a spongy tissue, and fourth is the thickness of cuticles. Here the variation in their photosynthesis rate of photosynthesis is the influence of variation is a mainly four is a reaction. There is a number of structure and distribution of stomata, and second is the size of distribution of intercellular space, and third is the relative protons of plasmacyte is a spongy tissue, and fourth the thickness of cuticles, and third is a demand for a photosynthate is here rapidly growing plant showing the increasing rate of photosynthesis in the comparisons to the mature plants. When the demand for photosynthesis is lower due to the poor meristematics activity, the photosynthesis rate of decline. The next is external factor. The external factor is the major external factor which affect the rate of photosynthesis are temperature, light, carbon dioxide and water and mineral element. Here, concept of limited factor. When a process is affected by the various factor, the rate of the presence of depending upon the space of their solest factor. There is the only is the process affected by the various factor. The rate of the process depend upon the pace of the lowest factor. Let us consider three factors like a light, carbon dioxide and temperature. The light, carbon dioxide and temperature. It is seen that well all three factors are obtains the rate of photosynthesis in a maximum. However, of the three factors, even if one of the factor become optionally and their other factor remain to optimal, the rate of photosynthetic process decline substantially. There is known as a law of limitation factor shown in the Blackman in 1905. It is defined as well process is a conditionally as there is a rapidly by their number of separate factor. The rate of process is limited by the pace of the lowest factor, which is known as the limiting factor. So here light, the rate of photosynthesis increasing with the increasing of intensity of light within the physiologically limit or rate of photosynthesis is directly proportional to the light intensity. Friend, the rate of photosynthesis increasing with the increasing of intensity of light within the physiologically limit means is a physiologically limit or rate of photosynthesis is directly proportional to the light intensity except on the cloudy day and at night. The light is a never to limited factor in the photosynthesis in nature.
Eta contain light intensity, the amount of CO2 used to the photosynthesis and the amount of CO2 produced in respiration are the same. The point of the light intensity is known as the composition point. It is a composition point. The wavelength of light is absorbed by the photosynthesis pigment, affect the rate of photosynthesis, the red light and some extent of blue-green light. The blue light has the enhancing efficiency of photosynthesis. See the action of the spectrum. Here of the spectrum and the role there is absorbing. The proportion of the total incident sunlight on the earth absorbed by the green plants in a generally a limited factor. As per the estimate of the total incident light reaching the green plant, only about 1 to 2% is actually absorbed because 70% is transmitted and 28 to 29% reflected back into the atmosphere. The next is temperature. The very high and the very low temperature affect the rate of photosynthesis. Precisely is the rate of photosynthesis will be rise with the temperature from 5 Celsius to 37 Celsius beyond, which there is a rapidly fall as the enzyme involved in the process of the dark reaction are denatured at the high temperature between to the 5 to 35 Celsius with a very 10 Celsius rise in their temperature rate of photosynthesis. Doubled or the Q10 is a 2 is a Q quaternions are slightly less than 2. The next is a carbon dioxide. Since the carbon dioxide being one of the raw material for the photosynthesis is the concentration effect their rate of photosynthesis is markedly is there because it is a very low concentrations. It means 0.03% in the atmosphere and it is as a limited factor is a natural photosynthesis. Friend, here is a very low concentrations of 0.03 in the atmosphere. It is the act of limited factor in the natural photosynthesis at the optimum temperature and the light intensity. If the carbon dioxide supply is increasing, the rate of photosynthesis increasing. The mark is really there is until CO2 yani carbon means carbon dioxide is a concentration in a high as a 3.0%. Thus, the CO2 concentration in the atmosphere is away or limiting a factor for a photosynthesis, and the at least is the water. The water has the indirectly effect on the rate of photosynthesis. The loss of water in the soil is immediately felt by the leaves, and which get volatile and their stomata close down, thus the happening the absorptions of the CO2 from the atmosphere. This is because decline of photosynthesis. And other factor is the oxygen. The concentration of the oxygen is the external factor in the never be limiting factor for the photosynthesis because it is a byproduct of photosynthesis and it is easily diffused into the atmosphere from the photosynthesizing organ, the leaves. However, the excess of CO2 surrounding a green plant reduced to the photosynthetics rate by the promoting the rate of aerobics respirations. And their last topic is a mineral element. The mineral element is the most important factor. The some mineral element like magnesium, copper, manganese and the chloride iron which are compound of photosynthetic enzyme and magnesium as a component of chlorophylls are important, and other deficiency would be effect to the rate of photosynthesis indirectly by affecting the synthesis of the photosynthetic enzyme and chlorophyll respectively. This is important for the external and internal factor affecting to the photosynthesis is the most important topic for the exam view. प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण जो होती है, लेकिन उसको कुछ कारण है, कुछ फैक्टर है जो उसको काफ़ी प्रभावित करती है, यानी होने देने में उसको जो है विलंबित करती है। तो इसी बात को जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कोई भी बोर्ड हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। यानी आंतरिक मतलब अंदर की जो प्रॉब्लम होती है, और बाहरी जो वातावरणीय कारक बनते हैं, जो वातावरण जो है एटमॉस्फेयर में क्या जो है बदलाव आती है, जिसकी वजह से जो है इनमें काफ़ी चेंजेस आती है। तो सबसे पहले जो आता है आपके समक्ष आंतरिक कारक।
देखिए यहाँ पर जो है आंतरिक कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्टर निभाता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंतरिक कारक में जो होता है हरित लवक। देखिए दोस्तों, हरित लवक जो है अपना एक विशेष स्थान रखता है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने में। ठीक है, कहते हैं हरित लवक की मात्रा का प्रकाश संश्लेषण की दर के साथ सीधा संबंध होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर के साथ जो है इसका सीधा संबंध होता है, क्योंकि ये वर्णक प्रकाशगाही होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रकाशगाही होते हैं तथा सूर्य के प्रकाश के ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी ये जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ा जो है कारण फैक्टर बनते हैं। उसके पश्चात कहते हैं पत्तियों की आयु एवं संरचना। देखिए पत्ती की जो आयु एवं संरचना होती है वो भी अपना जगह पे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बढ़ती हुई पत्ती में वृद्धि के साथ साथ संश्लेषण की दर बढ़ती रहती है। देखिए दोस्तों, अगर पत्ती जो होते हैं अगर वो बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि आप देखोगे जो पत्ते होते हैं वो थोड़ा सा फीके होते हैं, लेकिन जो डार्क हो जाते हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। तथा कहते हैं सर्वाधिक तब होती है जब पत्ती पुण्य प्रवृत्त होती है। जैसे पत्ती पुरानी पड़ जाती है, यानी जितने पत्ती पुरानी होती चली जाएगी प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उतनी ही बढ़ जाती है। कहते हैं हरित लवक की जो है कार्य क्षमता कम होती है। कहते हैं कार्य क्षमता जो होती है हरित लवक की बहुत कम होती है। पत्ती में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को अनेक विभिन्नताएं प्रभावित करती है। देखिए पत्तियों में कौन कौन चीज़ प्रभावित करती है ये भी अब यहाँ देखने वाली बात है, और जो समझने में भी आपके काफ़ी हेल्प रहेगा। कहते हैं इसमें जो है जो कौन कौन चीज़ जो है पत्तियों में प्रभावित करती है, तो यहाँ पर जो आता है सबसे पहले है रंध्र की संख्या। देखिए दोस्तों, स्टोमेटा की कितनी संख्या, नंबर ऑफ स्टोमेटा इन प्रेजेंट इन द लीफ, तो रंध्रों की संख्या कितनी है, और संरचना एवं वितरण कैसा है। देखिए पत्तों की संरचना भी यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, कि रंध्रों की संख्या क्या है, संरचना क्या है और वितरण क्या है। उसके पश्चात है आंतरिक कोशिका स्थानों का आकार एवं वितरण। आंतरिक कोशिका स्थानों का आकार एवं वितरण जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। आंतरिक कोशिका स्थानों का आकार एवं वितरण कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट यही कहता है कि पेलिसेड एवं स्पंजिस्को का जो है अपेक्षिक अनुपात। ठीक है, यानी पेलिसेड जो होती है एवं स्पंजी उत्कों का जो है अपेक्षिक अनुपात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। कहते हैं क्यूटिकल की जो मोटाई इत्यादि, यानी क्यूटिकल की जो मोटाई होती है वो भी यहाँ पर जो है विशेष स्थान रखता है। देखिए दोस्तों, इतनी सारे बातें जो है शायद आपने कहीं सुनी होगी या किसी वीडियो में देखी होगी या जानी होगी। आपको पता है कि ये छोटी छोटी बातें कहीं भी नहीं बताई जाती है। अब पीएमटी में मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा कि प्रकाश को दर को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो ऑप्शन आपके समझ कई आ जाएंगे। तो आपको पता है कि ऑप्शन में से कौन सा आंसर है। अगर पत्ते जितने डार्क होते चले जाएंगे वो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक करते रहेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। और देखिए इसमें क्यूटिकल की मोटाई को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, और रंध्रों की संख्या को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया गया जिसके प्रकाश की संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात जो है आपके समझ रखा गया है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषी जो है पदार्थों की मांग, प्रकाश संश्लेषी पदार्थों की मांग कैसी है। तेजी से बढ़ते पौधों को प्रकाश संश्लेषण की दर प्रयोक्ता पौधों से अधिक होती है। जब विभोजक यानी मेरिस्टेम को हटाने से जो है प्रकाश संश्लेषण की मांग घट जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी घट जाती है। यानी जो मेरिस्टेम होते हैं दोस्तों, उससे क्या होती है, हटाने से जो है प्रकाश संश्लेषण की मांग भी घट जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर को काफ़ी प्रभावित करती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है बाहरी कारक। कहते हैं बाहरी कारक जो होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर अदा करती है। तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट। देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख बाहरी कारक जो होते हैं वो तापमान होते हैं, प्रकाश होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जल होते हैं, खनिज होते हैं, इत्यादि होते हैं। तो कई चीज़ जो है बाहरी कारक हो सकते हैं जो कि काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो इसमें सबसे पहले तो है तापमान, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा खनिज। तो इसमें यही बात यहाँ दर्शाया गया है कि समकारकी कारकों का संकल्प करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है, यानी सीमाकारी कारकों का संकल्पन। कहते हैं जब कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों से प्रभावित होती है, यानी जब कोई रासायनिक क्रिया एक से अधिक कारकों से प्रभावित होती है तब उस प्रक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करता है। यानी कारकों के जो होती है उस प्रक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करती है जो अपने न्यूनतम मान के सबसे समीप हो अथवा सबसे कम मात्रा में हो, यानी सबसे कम मात्रा में हो या अंदरता या दर में उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करती है। सबसे कम मात्रा वाले कारक को जो है सीमाब
कारक कहते हैं। यानी सबसे कम मात्रा वाले कारक को जो है सीमाप कारक कहते हैं। याद रखना ये दोस्तों, बहुत काम का है। जो कम कारकों वाला रहता है उसे सीमाप कहते हैं। उदाहरण के लिए दिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कारक ताप, प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होगी, परंतु इसमें से एक भी कारक की मात्रा कम हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। तो इससे जो है सीमाकारी कारकों का नियम अथवा ब्लैकमैन के सीमाकारी नियम भी कहते हैं। तो ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो है सीमाकारी कारकों का नियम क्या है या ब्लैकमैन की सीमाकारी नियम क्या है। तो इसमें याद रखना कि जो 3 एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनमें से किसी भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा कोई भी तत्व की मात्रा कम जाती है तो उसका जो है प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। तो इसी को जो है हम सीमाकारी कारक का नियम भी कहते हैं या ब्लैकमैन के सीमाकारी नियम के नाम से भी हम जानते हैं। कहते हैं यहाँ पर जो है प्रकाश, देखिए प्रकाश जो है, लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन द प्लांट। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है प्रकाश तीव्रता के साथ साथ बढ़ती जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है प्रकाश तीव्रता के साथ साथ बढ़ती जाती है। केवल बादल घिरे दिनों में प्रकाश कभी भी सीमाप कारक नहीं होता है। यानी जब बादल घिरे रहते हैं तब दिन में जो है प्रकाश कभी भी सीमाप कारक नहीं होता है। कहते हैं एक विशिष्ट प्रकाश की तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रयुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का सुवर्षण के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है। प्रकाश तीव्रता के इस बिंदुओं को जो है समायोजन बिंदु यानी कंपोजिशन पॉइंट भी कहते हैं। यानी ये समायोजन बिंदु अगर एग्जाम में आ जाता है, यानी कंपेंसेशन पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक कहते हैं एक ही बात कहा गया ना कि एक विशेष प्रकार की तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तथा सुवर्षण के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है। तो प्रकाश तीव्रता के इस बिंदु को जो है समायोजन बिंदु यानी कंपेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। कहते हैं प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। देखिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी जो है प्रकाश को जो है प्रकाश संश्लेषण को काफ़ी प्रभावित करती है। कहते हैं लाल प्रकाश अर्थात कुछ हद तक नीला प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देता है। आपको पता ही है कि लाल में जो है और नीला में जो है प्रकाश में जो काफ़ी सक्रिय जो है हो जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन ग्रीन में नहीं होती है, ग्रीन में रुक जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है कि लाल प्रकाश और नीला प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, यानी सक्रिय वर्णक भी आप समझ सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है तापमान। देखिए तापमान का भी जो है इस पर अपना एक प्रभाव पड़ता है। कहते हैं बहुत अधिक तथा बहुत कम तापमान प्रकाश संश्लेषण दर को कम भी करता है। यानी अधिक तापमान हो या कम हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर को भी काफ़ी प्रभावित करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर को जो है 5 से 37 सेल्सियस तक बढ़ती है, 5 से 37 सेल्सियस तक बढ़ती है, परंतु इससे अधिक तापमान होने से इसमें तीव्र गिरावट आती है। देखिए 5 से 37 सेल्सियस तापमान पर जो है पौधा अच्छा खासा जो है अपना कर लेता है, लेकिन इससे कम हो या अधिक हो तो जो है ये रुक जाती है, यानी होती नहीं है इसमें प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि अधिक तापमान पर जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। यानी 5 से 35 के बीच प्रति 10 सेल्सियस तापमान बढ़ने पर जो है प्रकाश संश्लेषण की दर दुगनी हो जाती है, अर्थात Q10 = 2। तो Q इज़ अ गुणांक। तो यहाँ पर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अपनी एक विशेषता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख कच्ची सामग्री है। ठीक है, ये आप याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की सबसे प्रमुख कच्ची सामग्री जो जीव जंतु द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसकी सांद्रता अथवा मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रमुखता को प्रभावित भी करती है। यह वातावरण में अपनी अल्प मात्रा यानी 0.03% के कारण प्राकृतिक रूप से जो है सीमाव है कारकों के रूप में होती है। अनुकूल तापमान एवं प्रकाश की तीव्रता पर यदि CO2 की आपूर्ति बढ़ा दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रमुखता से जो है बढ़ जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वैल्यू भी रखती है। उसके बाद है जल। देखिए जल का भी अपना एक विशेष स्थान है। जल जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है, यानी जल भी जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को काफ़ी प्रभावित करती है। कहते हैं मृदा में पानी की कमी से पौधे द्वारा जल हानि को रोकने के लिए रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, कहते हैं पौधे द्वारा जल हानि को रोकने के लिए रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, अंततः CO2 जो है वातावरण से अवशोषित नहीं हो सकेगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाती है, यानी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण से अवशोषण के कारण जो होती है प्रकाश संश्लेषण में कम हो जाता है। ठीक है,
उसके पश्चात हमारा आता है दोस्तों खनिज यौगिक। देखिए खनिज यौगिक का भी अपना एक स्थान है। कहते हैं कुछ खनिज यौगिक जैसे तांबा, मैग्नीज और क्लोराइड इत्यादि प्रकाश संश्लेषी एंजाइम के हिस्से होते हैं तथा ये मैग्नीशियम हरित लवक का एक भाग है। अंततः ये भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की दर को काफ़ी प्रभावित करते हैं। यानी जो है ये भी अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को काफ़ी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये हरित लवक तथा एंजाइम के प्रमुख घटक माने जाते हैं। एंजाइम के काफ़ी घटक माने जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ स्थान रखता है। The next topic is chemosynthesis. Friend, what do you mean to the chemosynthesis? Here, when the plant utilizes light energy to reduce carbon dioxide to the carbohydrate, they are called photosynthetic autotrophs. Friend, when the plant utilizes light energy to produce a carbon dioxide to the carbohydrate, they are called photosynthetic autotrophs. There are some bacteria which can be utilized of chemical energy released during the biological oxidation of contained inorganic substance to reduce the carbon dioxide to the carbohydrate. These bacteria are called chemosynthetic autotrophs. It's called to the chemosynthetic autotrophs. This is found in a many colorless bacteria, and because they use to the chemical energy to reduce and carbon dioxide. This process of carbohydrate synthesis is known as the chemosynthesis. Do you understand? This is found in many colorless bacteria, and because they are use of chemical energy to reduce carbon dioxide. This process of carbohydrate synthesis is known as a chemosynthesis. The chemosynthesis may be defined as the method of carbon accumulations when the reduction of CO2 is carried out of darkness, utilizing the energy obtained from oxidations of inorganic substance such as H2S, hydrogen sulfide and ammonia. There is a H2S and the NH3. It is the most important chemical for chemosynthesis. The common chemosynthesis form are nitrophilous bacteria is the nitrosomas, and the nitrobacters is the oxidizing NH3 to NO2. The sulfur bacteria and the iron bacteria and hydrogen and methane producing bacteria. Here is the most important factor. There is a chemosynthetic form. Here, difference between photosynthesis and chemosynthesis. Friend, and the photosynthesis and chemosynthesis is two different categories. The most important for the exam view. The CVS is a question all time. There is a reaction and the difference of photosynthesis and chemosynthesis reaction. So, note down your notebook. There is a chemosynthesis. It is a first. It is occur only in the colorless anaerobic bacteria. But other side of photosynthesis is this process occur in all green plant, including green bacteria. Including a green bacteria also. And the chemosynthesis is during this process CO2, carbon dioxide is reduced and carbohydrate without light and chlorophyll. But there is a photosynthesis reaction is the carbon dioxide and H2O are converted into the carbohydrate in the presence of light and chlorophyll. The third is here in a chemosynthesis. Here is a chemical energy released during the oxidation of inorganic substance is used up to the synthesis of carbohydrate. But other side photosynthesis, the light energy is converted into the chemical energy and stored in the form of carbohydrate. The fourth point is the no pigment is the chemosynthesis is a no pigment molecules involved on the oxygen is not involved. Here, no pigment molecules is involved on the oxygen is not involved. But photosynthesis here, several pigments are involved and the oxygen is involved as by product. But other side is a non-photofluorination take place. Is a no photofluorination take place. But photosynthesis has a photofluorination take place in the ATP is a produced. There are formation of take place and the produce of ATP. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है रासायनिक संश्लेषण यानी केमोसिंथेसिस जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीबीएसई एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जामिनर के लिए सदैव ये फेवरेट रहा है।
कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रासायनिक संश्लेषण क्या, यानी केमोसिंथेसिस, व्हाट इज द केमोसिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग एंड डिफरेंस। तो ये डिफरेंस भी कई बार पूछा गया है, यानी अंतर भी पूछा गया है। तो इसको बहुत ध्यान से इस टॉपिक को करना और समझने की कोशिश भी करना। कहते हैं जब पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित कर अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी कहलाता है। और कुछ जीव जो होते हैं कार्बनिक पदार्थों को जैवीय ऑक्सीकरण द्वारा जो है उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करते हैं। ये जीवाणु जो है रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी कहलाते हैं। यह प्रक्रिया अनेक रंगहीन जीवाणुओं में पाई जाती है, यानी बहुत से रंगहीन जीवाणुओं में पाई जाती है, क्योंकि ये जीवाणु जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने के लिए रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अंततः इस प्रक्रिया को रासायनिक संश्लेषण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक संश्लेषण, यानी रासायनिक संश्लेषण के नाम से भी ये जाना जाता है। हम रासायनिक संश्लेषण को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि कार्बन संघीकरण की वह विधि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त रासायनिक ऊर्जा द्वारा प्रकाश की जो है अनुपस्थिति में होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि इस विधि में जो है संघीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त रासायनिक ऊर्जा द्वारा प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। यानी इसे सामान्य रसायन संश्लेषण में जो है कुछ बातें यहाँ पर बहुत ही मायने रखता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। यानी नाइट्रीकरण जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रीकरण जीवाणु नाइट्रोसोमानास जो है अमोनिया और NO2 में ऑक्सीकृत करते हैं, यानी NH3 और NO2 में जो है ऑक्सीकृत कर जाते हैं। और साथ में जो है सल्फर भी जो है जीवाणु भी दूसरा पॉइंट में आता है, सल्फर जीवाणु। और तीसरा पे आता है लोह जीवाणु। चौथे पे आता है हाइड्रोजन एवं मीथेन जो है जीवाणु। देखिए यहाँ पर बात आ जाता है इम्पोर्टेंट की, तो इसमें जो है रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी में क्या अंतर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहा है। मैं बताया भी हूँ कि जो है NCERT या CBSE जो है अपने सिलेबस में ये जरूर डालती है और ये क्वेश्चन जरूर जो है बच्चों से पूछती है एग्जाम में। तो ये कई मायने में इंपॉर्टेंट भी रखता है आपके लिए। देखिए रसायन संश्लेषी होती क्या है? यह केवल रंगहीन वायवीय जीवाणुओं में होते हैं। ये क्या होता है? याद रखना, ये केवल रंगहीन वायवीय, ठीक है, जीवाणुओं में होते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं यह हरे पौधे एवं हरे जीवाणुओं में होते हैं। हरे पौधे जितने भी होते हैं सभी में, हरे जीवाणु जितने होते हैं उनमें भी ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। कहते हैं इस प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होकर जो है हरित लवक एवं प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। यानी यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है हरित लवक एवं प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। लेकिन इधर कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रकाश एवं हरित लवक की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर प्रकाश एवं हरित लवक की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं यहाँ जो है कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकली ऊर्जा का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में होता है। दोस्तों यहाँ याद रखना कि यह कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकलनी ऊर्जा का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में किया जाता है। लेकिन यही प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यानी प्रकाश की ऊर्जा जो होती है वो हो जाती है किसमें? जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है तथा कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचलित हो जाती है। ठीक है, चौथी बात यही बात बताता है कि इस प्रक्रिया में कोई वर्णक भाग नहीं लेता है। यानी इस प्रक्रिया में कोई वर्णक भाग नहीं लेता है तथा ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होती है। यानी इसमें जो है आपको रासायनिक संश्लेषण में जो दोस्तों होता है इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है। लेकिन दूसरे साहब आप देखोगे कि प्रकाश संश्लेषण में जो होता है अनेक वर्णक भाग लेते हैं तथा जो है ऑक्सीजन उत्पादन के रूप में मुक्त होते हैं। ये तो आपको नॉलेज ही है कि इसमें ऑक्सीजन जो है उत्पादक के रूप में मुक्त होती है। और इसमें लास्ट पॉइंट जो है इसमें यही बताता है कि इसमें प्रकाश जो है फास्फोलीकरण नहीं होता। यानी यहाँ पर जो फास्फोलीकरण हम करते हैं वो नहीं होता है, फास्फोलिलाइजेशन नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रकाश फास्फोलीकरण होता है, अर्थात ये ATP के निर्माण के लिए उत्तरदायी भी होता है। The next topic is chemosomatic synthesis. Is a chemosomatic synthesis is this here. This is a process which the energy is stored as the hydrogen ion gradient across the membranes is used
to a synthesis ATP from ADP and the PI. The enzyme which use the energy is ATP synthesis, and the energy of power source is the difference in their concentration of H positive ion is the opposite side of the membranes. The membranes is their inner membranes of mitochondria are the chloroplast. The word osmosis in a Greek means push. The osmosis Greek means is a push and here flow of the hydrogen ion across the membranes provides the energy of push to the ATP synthesis enzyme, which then catalyze their synthesis of ATP. The catalysis of synthesis of ATP. The chloroplast used to the chemomosis is a generate of ATP during to the photosynthesis. The eukaryotic lack of organelles, mitochondria and chloroplast to generate hydrogen gradient cross to plasma membranes and cannot be used it form ATP synthesis. Peter Matches won to the Nobel Prize in 1978 for the proposing the chemosomostics model for the synthesis of ATP. दोस्तों यहाँ पर जो है रसायन प्रासरणीय संश्लेषण, देखिए रसायन प्रासरणीय संश्लेषण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना भूमिका अदा करता है। कहते हैं इस प्रक्रिया में जो है किसी भी झिल्ली के पार हाइड्रोजन आयन प्रवणता के रूप में भंडारित ऊर्जा को एडीपी और पीआई एटीपी के स्ट्रेंथ का संश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी आप कह सकते हो कि रसायन प्रासरणीय संश्लेषण में क्या होता है कि यहाँ पर झिल्ली के पार हाइड्रोजन आयन प्रवणता के रूप में भंडारित ऊर्जा को जो है एडीपी और एटीपी के संश्लेषण करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला एंजाइम जो ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला एंजाइम एटीपी होता है और ये ऊर्जा अथवा शक्ति का स्रोत झिल्ली के विपरीत पार्श्व पर जो है हाइड्रोजन आयनों का सांद्रता में अंतर के कारण होता है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में अंतर के कारण होता है। ये झिल्ली जो है माइटोकॉन्ड्रिया अथवा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की भीतरी झिल्ली होती है। याद रखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की भीतरी झिल्ली होती है। तो ग्रीक शब्द में जो है ऑस्मोसिस का अर्थ ही होता है धकेलना। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ऑस्मोसिस का अर्थ ही होता है धकेलना। और यहाँ झिल्ली के पार जो है हाइड्रोजन आयनों का जो है प्रभाव ऊर्जा उपलब्ध कराता है। यानी यहाँ पर कहोगे तो आयनों का प्रभाव जो होती है ऊर्जा उपलब्ध कराती है। अर्थात यहाँ पर जो है एटीपी जो है सिंथेज एंजाइम को धकेल देता है जो फिर एटीपी के संश्लेषण को उत्प्रेरित करती है। यानी यहाँ पर जो है एटीपी सिंथेज एंजाइम को धकेल देता है जो कि फिर एटीपी संश्लेषण को जो है काफ़ी उत्प्रेरित करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं यहाँ हरित लवक रसायन प्रासरण अभिक्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है एटीपी उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी एटीपी उत्पन्न करने के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देता है। कहते हैं प्राकेंद्रीय प्रणाली में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों ही अंगक नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रह गया यहाँ पर कि प्रकाश केंद्रीय प्रणाली में जो प्रकाश केंद्रीय प्रणाली होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रियम्स और हरित लवक दोनों ही अंगक नहीं पाए जाते हैं ताकि वे प्लाज्मा झिल्ली के पार हाइड्रोजन प्रवणता उत्पन्न कर सके। यानी ये प्लाज्मा झिल्ली के पार हाइड्रोजन जो है प्रवणता उत्पन्न कर सके, वो इसका उपयोग जो है एटीपी के संश्लेषण के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है ये एटीपी के संश्लेषण के लिए नहीं करते हैं। कहते हैं पीटर मिचेल को जो है एटीपी संश्लेषण के लिए रसायन प्रासरण मॉडल प्रस्तुत करने के कारण जो है 1978 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए दोस्तों, एटीपी की जो बात है आपको पता ही है कि एटीपी जो हाइड्रोनाइन ट्राइफॉस्फेट जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यही ऊर्जा का स्रोत भी होता है। और इसका जो है सर्वप्रथम खोज जो किया था पीटर मिचेल ने किया था। यानी एटीपी की जो संश्लेषण की जो प्रक्रिया थी यानी रसायन प्रासरण मॉडल थी, तो सबसे पहले जो है इसको प्रतिपादित किया था पीटर मिचेल ने। किसको किया था? रसायन प्रासरण मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसके वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। कहते हैं इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1978 में, जो कि काफ़ी जो है एक क्रांतिकारी खोज थी। प्रकाश संश्लेषण की जो है एक क्रांतिकारी खोज थी जिन्होंने पीटर मिचेल ने किया था। और इन्होंने दर्शाया भी था इस मॉडल में, रसायन प्रासरण मॉडल में, कि किस प्रकार जो है पौधे अपना एटीपी संश्लेषित करती है और किस प्रकार जो है ये अपना संश्लेषण करने के पश्चात जो है ऊर्जा का विमोचन करती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी अच्छा था, जिसमें हम बहुत कुछ समझ सके। दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर
कंप्लीट हो जाती है। ये चैप्टर जो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी प्लांट के बारे में, जिसमें हमने बहुत ही गहराई से हर बातों का जो है अच्छे से यहाँ अध्ययन किया है, समझा है और जाना है। डायग्रामेटिक भी क्वेश्चन को हमने समझने की कोशिश किया है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हर एक बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये कई बार एग्जाम में भी आता है, इसलिए मेरा विचार है कि आप जो हो इसको शेयर करो, दूसरे बच्चों को बताओ और दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में मेरा जो है सहयोग कीजिए। देखिए दोस्तों, कहते हैं बार बार मैं यही बोलता हूं, समझाता हूं कि शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे उन बच्चों का भी है टेंशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है और जो है इधर उधर भटक रहे हैं। क्या पता आपके जरिए जो है उनको मिल जाए। कहते हैं जब मैंने बीए के भी काम किए थे तो बहुत से बच्चे ने मुझे शुक्रिया दिया कि ये किया था, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि ये जो है अच्छा कार्य बहुत हेल्पफुल है। तो कहते हैं मुझे भी बोला और जिन बच्चों ने उनको सेंड किया उन्होंने भी बोला। ठीक है, तो ये बात आपको भी समझना है कि इसको कैसे पहुंचाना है। देखिए, एक व्यक्ति जो है सब कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं संसार जो है एक आहार श्रृंखला की जैसा है, यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड है। तो मैं आप पे डिपेंड हो, आप मुझ पे डिपेंड हो, तो इसी तरह जो है इस ज़िंदगी की संघर्ष चलता रहता है। जब आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो है आप देखते हो, सोचते हो, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो, और करते तो दिखता। तो इसलिए जो है आप अभी भी मत सोचिए, अभी भी विचार मत कीजिए, क्योंकि सोचना विचार करना तब सोचा विचारा जाता है जब चीज़ गलत हो। ठीक है, तब हमारा हाथ भी हमें रोकता है कि नहीं गलत है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये गलत चीज़ है। ठीक है, इसको शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अच्छा है, जो बच्चों की जो है समझ के लिए ज़रूरी है, जो बच्चों के लिए फ़ायदा हो सकता है, उनको मार्क्स गेनिंग नंबर ला सकता है, तो उसको शेयर करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। उसको जो है सिर्फ शेयर करने की आवश्यकता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और जो है अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।